ये वो रात थी जब बारिश की आवाजें कमरे की खिड़कियों पर मुसलसल दस्तक दे रही थी, जैसे कोई पुरानी याद मुझे जगाना चाह रही हो। मैं अदील, 30 साल का एक आम मिडिल क्लास आदमी, बिस्तर पर लेटा आंखें बंद किए सोच रहा था कि जिंदगी कैसे एक लम्हे में पलट जाती है। कमरे में तन्हाई का सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और मेरे दिल की धड़कन थी। मेरी शादी ज़ारा से 2 साल पहले हुई थी। ज़ारा एक सादा, घरेलू खातून थी। हमारा रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का था। सुबह 9 बजे दफ्तर जाता, शाम को थका हारा घर लौटता। जिंदगी एक सीधी लकीर पर चल रही थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो तड़प जो शादी के शुरू में थी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते, मगर वो कुर्बत, वो जोश और वो बातें सब गायब हो गई। ज़ारा घर के कामों में मशगूल रहती और मैं थका हारा सो जाता। हमारी गुफ्तगू महदूद हो गई। एक दिन ज़ारा ने सुबह कहा, अदील, आज मेरी खाला की बेटी की शादी है, वहां जाना है। मैंने कहा, ठीक है जाओ। वो बोले, मैं 2 दिन के लिए जाऊंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। शाम को जब मैं दफ्तर से जल्दी आया तो घर में खुशबू फैली हुई थी। ज़ारा घर सजा रही थी। अदील, आज मेरी उम्मी आ रही हैं, कुछ दिन हमारे पास रहेगी। मैंने सर हिलाया। अच्छा है। ज़ारा बहुत खुश थी और सुबह से घर सजा रही थी। जब दरवाजे की घंटी बजी तो ज़ारा दौड़ती हुई गई। मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर नाजिया बेगम खड़ी थी। उम्र लगभग 45 बरस, मगर देखने में 30 की लगती थी। जोनी रंग का रेशमी सूट, बाल नफासत से जुड़े हुए, आंखों में चमक और एक महक जो महंगे परफ्यूम और संदल का इम्तिजाज थी। अस्सलाम अलैकुम अदील बेटा, कैसे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में रवानी, मिठास और शोखी थी। वालेकुम अस्सलाम उम्मी, बिल्कुल ठीक। आपको देख कर खुशी हुई, मैंने सूटकेस थामते हुए कहा। जब मेरा हाथ उनके हाथ के करीब से गुजरा तो एक अनजानी सी हरारत महसूस हुई। वो आम औरतों की तरह ढलकी हुई नहीं थी। इनकी फिटनेस देखकर मैं हैरान रह गया। शाम की चाय का वक्त था। ज़ारा किचन में पकौड़े तुल रही थी। मैं और नाजिया बेगम कमरे में अकेले बैठे थे। वो सोफे पर टेक लगाकर बैठी थी, कमरे का जायजा ले रही थी। अदील, ज़ारा बता रही थी कि तुम आज कल काम की वजह से थक जाते हो। उन्होंने गहरी नजरें मुझ पर जमाते हुए पूछा। उनके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे वो मेरे अंदर की थकन देख रही हूं। जी खाला, बस टारगेट्स का प्रेशर रहता है, मैंने झिझकते हुए जवाब दिया। वो थोड़ा सा झुकी। इनके गिले में सोने का लाकेट चमक। देखो बेटा, जवानी बार बार नहीं आती। काम तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, खुद पर भी तवज्जो दो। ज़ारा तो बच्ची है, इसे इन बारीकियों का पता नहीं। मगर एक मर्द को अपनी शख्सियत का ख्याल रखना चाहिए। उनकी बातों में एक अजीब सा मशवरा था, एक ऐसी अपनायत जो मुझे ज़ारा से कभी नहीं मिली। ज़ारा हमेशा घर के कामों की बातें करती थी, मगर नाजिया बेगम मुझसे मेरी बात कर रही थी। रात के खाने पर मेज सजी हुई थी। ज़ारा ने अपनी उम्मी की पसंद के खाने बनाए थे। गुफ्तगू में नाजिया बेगम ने जवानी के किस्से सुनाए। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो बारिश में भीगना बहुत पसंद था। मेरे शौहर संजीदा इंसान थे, वो मेरी ख्वाहिशों को नहीं समझते थे। औरत को रोटी कपड़ा नहीं, थोड़ी तवज्जो और शरारत चाहिए होती है। वो बातें करते हुए कलाइयों की चूड़ियां दुरुस्त करती, जुल्फों की लटकान के पीछे करते। ये हरकतें इतनी दिलकश थीं कि मैं खुद को उनकी तरफ मुतवज्जे होने से रोक ना सका। खाने के बाद ज़ारा किचन समेटने लगी। मैं टीवी देख रहा था कि नाजिया बेगम मेरे पास आकर बैठ गई। अदील, तुम्हारे सर में दर्द है, बार बार माथा मसल रहे हो? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। जी बस थोड़ा बोझ है, मैंने जवाब दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, उन्होंने नर्म हाथ मेरे माथे पर रखा। बुखार तो नहीं, बस थकन है।
लाओ में दबा देती हूँ। मैंने कहा, नहीं खाला, आप मेहमान हैं, रहने दे। वो हंसी, मेहमान कैसी? तुम मेरे दामाद हो, माँ से क्या पर्दा। उनके हाथों का टच जादुई था, लोशन की खुशबू मेरे हवास पर छा गई। कमरे का दर्जा हरारत बढ़ गया। ज़ारा किचन से निकले तो नाजिया बेगम ने हाथ हटा लिया और बोले, ज़ारा देखो, अपने मियाँ का ख्याल रखा करो, ये बेचारा काम के बोझ तले दबा जा रहा है। इस रात जब मैं कमरे में लेटा तो नाजिया बेगम का चेहरा आंखों के सामने था। मैंने सोचा, क्या यह वहम है या वाकई उनके अंदाज में दावत थी? वो मेरी सास थी, रिश्ते की इज्जत थी, मगर उनकी कशिश इतनी ताकतवर थी कि कशमकश शुरू हो गई। दूसरे दिन सुबह ज़ारा ने कहा, अदील, मुझे सहेली की शादी में जाना है, 2 दिन के लिए जाऊंगी। मैंने कहा, जाओ। ज़ारा हिचकिचा रही थी। अम्मी घर पर रहेंगी, तुम अकेले हो। नाजिया बेगम ने कहा, हाँ ज़ारा, बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना, अदील का ख्याल रख लूंगी। दामाद है मेरा, कोई गैर तो नहीं। इन अल्फाज में लचक और गहराई थी। मैंने एक बार फिर उनकी तरफ देखा। ज़ारा चली गई। घर में सिर्फ मैं और नाजिया बेगम थे। दोपहर का वक्त था। मैं कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए खाला। नाजिया बेगम दाखिल हुई। आसमानी रंग का शफान सूट, गीले बाल कंधों पर बखेरे हुए। अदील, काम बाद में कर लेना, जरा उधर आओ। मेरी कमर में जिप फंस गई है, हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। मेरा हाथ रुक गया, दिल तेजी से धड़का। मैं उठा, इनके पीछे खड़ा हुआ। इनकी गर्दन से खुशबू बखर रही थी, कमर की नरमी साफ नजर आ रही थी। जब जिप दुरुस्त की तो हाथ उनकी जल्द से छू गया। मेरे तन बदन में बिजली दौड़ गई। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत समझदार हो। उन्होंने मुड़कर मेरी आंखों में झांका, आंखों में फातिहाना चमक थी। शाम को बारिश शुरू हुई। नाजिया बेगम के लिए टेरेस पर आई, गर्म चाय और पकौड़ा। बारिश का मजा है ना अदील? वो मेरे करीब बैठे, घटना मेरे घुटने से टकरा रहा था। जी बहुत अच्छा है, वो बोले, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो बारिश में भीगना पसंद था। मेरे शौहर संजीदा थे, मेरी ख्वाहिशों को नहीं समझते थे। औरत को रोटी कपड़ा नहीं, तवज्जो चाहिए। मैं खामोश रहा। वो कहती रही, ज़ारा खुश नसीब है कि उसे तुम जैसा पुरकशिश शौहर मिला। काश हर किसी की किस्मत ऐसी हो। रात के खाने के बाद ज़ारा सो गई। वो पहले ही जा चुकी थी, मगर यहाँ बयानिए में खला है। असल में ज़ारा गई हुई थी। मैं वाज़े करता हूँ कि वो घर में नहीं थी। घर में सिर्फ हम दोनों थे। रात के खाने के बाद घर खामोश था। बिजली चली गई तो घर में अंधेरा छा गया। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए नाजिया बेगम के कमरे की तरफ गया। वो बैठी हुई थी, चेहरा चांदनी में चमक रहा था। अदील, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, उन्होंने सहमी हुई आवाज में कहा। मैं इनके पास गया और उनका हाथ थाम लिया ताकि उन्हें तसल्ली दे सकूं। उनका हाथ बहुत नर्म और गर्म था। फिक्र न करें, मैं यही हूं। अंधेरे में हम दोनों की सांसें एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। तुम्हारा साथ बहुत सुकून देता है अदील। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बरसों बाद खुद को महफूज महसूस कर रही हूं। इस लम्हे रिश्ते की सरहदें धुंधलाने लगी। मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन उनका लम्स और उनकी बातें मुझे किसी दूसरी ही दुनिया में लिए जा रही थी। अभी मैं कुछ बोलने ही वाला था कि लाइट आ गई। वो फौरन मुझसे अलग हो गई और एक शरारती मुस्कुराहट के साथ बोले, जाओ अब जाकर सो जाओ, वरना मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। मैं अपने कमरे में वापस तो आ गया, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। नाजिया बेगम ने मेरे अंदर एक ऐसी आग लगा दी थी जो मजीद भड़क रही थी। ज़ारा को गए हुए दूसरा दिन था। घर में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले का एहसास दिलाती है। रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी, क्योंकि नाजिया
बेगम का वो जुमला जाओ सो जाओ वरना मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी मेरे कानों में मुसलसल गूंज रहा था। इनकी आवाज में एक ऐसी मिठास और कशिश थी जो किसी भी मर्द के होश उड़ा देने के लिए काफी थी। सुबह जब मैं किचन की तरफ गया तो देखा नाजिया बेगम पहले ही वहां मौजूद थी। उन्होंने इस रोज सफेद रंग का सादा मगर बहुत फुट लिबास पहना हुआ था जो उनके बदन के तराश को नुमायां कर रहा था। वो पराठे बना रही थी और उनके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थीं। आइए आदिल, आपकी पसंद के आलू वाले पराठे तैयार हैं। उन्होंने मुड़कर देखा और एक ऐसी नजर डाली जिसने मेरे बदन में सनसनी दौड़ा दी। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। मैंने महसूस किया कि वो बार बार मेरी तरफ देखती हैं और जब मेरी नज़र उनसे मिलती है तो वो अपनी पलकें झुका लेती हैं जैसे कोई नौउम्र लड़की शर्मा रही हो। अदील, तुम क्या सोच रहे हो? उन्होंने अचानक पूछा। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई जंग चल रही हो। मैंने नज़र चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ काम की बातें ज़हन में हैं। वो उठकर मेरे पास आए और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? उनके हाथ इतने रेशमी और गर्म थे कि मैंने बेइख्तियार अपनी आंखें बंद कर लें। डर नहीं लगता, बस ये सब कुछ अचानक हो रहा है। अच्छा तुम बैठो, मैं किचन का काम देख लेती हूँ। नाजिया बेगम किचन में थी और मैं हाल में बैठा था कि अचानक किचन से एक चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा नाजिया बेगम फर्श पर बैठी अपना पांव थामे हुई थी। क्या हुआ खाला? मैंने घबरा कर पूछा। पता नहीं अदील, शायद पांव फिसल गया और पांव मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है, उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, मगर उनकी आंखों में एक शरारत अब भी बाकी थी। मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और सोफे तक ले आया। उनके पांव की एड़ी सुर्ख हो रही थी। मैंने बर्फ का बैग लिया और उनके पांव की सीनिकाई करने लगा। जैसे ही मेरे हाथ ने उन के तले को छुआ, उन्होंने एक सिसकी ली और मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। वो नीम व आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने महसूस किया कि इस वक्त हम दोनों के दरमियान कोई रुकावट नहीं थी। वो मेरी सास थी, मगर इस लम्हे वो सिर्फ एक ऐसी औरत थी जो मेरी कुर्बत चाह रही थी। जैसे ही मैंने उनका पांव अपने घुटने पर रखा, उन्होंने अपना दूसरा हाथ मेरे बालों में फेरना शुरू कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो अदील, ज़ारा को तुम्हारी कदर नहीं। वो तुम्हें सिर्फ एक शौहर समझती है, लेकिन मैं तुम्हें एक मर्द के रूप में देख रही हूँ। इत्तेफाक से शाम को फिर बारिश शुरू हो गई। आसमान से गिरता पानी घर के सहन में शोर मचा रहा था। नाजिया बेगम अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। शायद वो मौज सिर्फ एक बहाना था मुझे करीब लाने का। हम दोनों लाइब्रेरी वाले कमरे में बैठे थे। यहाँ पुराने सोफे और नीम रोशनी थी। उन्होंने म्यूजिक प्लेयर पर एक पुराना रोमांटिक गाना लगा दिया। अदील, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घूंट देते हैं। कभी हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठे, इतनी करीब कि उनकी सांसों की गर्मी मेरे गालों पर महसूस हो रही थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे दरमियान एक ऐसी डोर है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही है? या मैंने उनकी तरफ देखा, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा सारा ज़हन जवाब दे गया। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, ये रिश्ता। उन्होंने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी और सरगोशी की। नाजिया कहो मुझे। इस वक्त मैं सिर्फ नाजिया हूं और ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों के दरमियान एक राज रहेगा। इस रात की तारीकी और बारिश की खुशबू ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमने एक दूसरे के साथ वो बातें की जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। वो एक ऐसी रात थी जहां इज्जत और जज्बात के दरमियान की लकीर बहुत बारीक हो गई थी। आधी रात के वक्त जब मैं अपने कमरे में था, दरवाजे की दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने नाजिया बेगम खड़ी थी। इनके बाल बिखरे हुए थे। वो नाइट गाउन में बहुत पुरकशिश लग रही थी।
अदील, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं यहाँ तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? मैंने उन्हें रास्ता दे दिया। वो आकर मेरे बेड पर बैठ गई। कमरे में 0 का बल्ब जल रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रख दिया। देखो मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। ये तुम्हारे लिए है। किस लम्हे में सब कुछ भूल गया। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। ये एक ऐसा एहसास था जिसकी कोई तारीफ मुमकिन नहीं। हम दोनों जानते थे कि सुबह ज़ारा वापस आ जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए रात सिर्फ हमारी थी। रात की स्याही सुरमई सफेदी में बदल रही थी। कमरे में फैली वो खास महक खामोश गवाह थी। चंद घड़ियों में हमारी जिंदगी ही बदल गई। नाजिया बेगम मेरे कंधे पर सर रखे किसी गहरी सोच में गुम थी। जैसे ही परिंदों की चहचहाहट शुरू हुई, उन्होंने एक गहरा सांस लिया और मुझसे अलग होकर अपने बिखरे हुए बालों को दुरुस्त किया। अदील, उन्होंने निहायत धीमी मगर पुरएतमाद आवाज में मुझे पुकारा, अब से कुछ देर बाद ज़ारा यहाँ होगी। वो ज़ारा जो मेरी बेटी है, वो तुम्हारी शरीक हयात है। बाहर की दुनिया के लिए हम वही रहेंगे जो पहले थे, लेकिन इस कमरे की दीवारों ने जो देखा और सुना है, वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान एक मुकद्दस अमानत रहेगा। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। मैंने उनका हाथ चूमा और कहा, नाजिया, मैं इस अमानत की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। आपने मुझे वो एहसास दिया जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। वो मुस्कुराएं, वही शौक और जादुई मुस्कुराहट। अब जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, ज़ारा के आने का वक्त हो रहा है। दोपहर के करीब गाड़ी का हॉर्न बजा। ज़ारा वापस आ गई थी। वो बहुत खुश थी और ढेरों तोहफे लेकर आई थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उन्होंने अपनी माँ को गले लगा लिया। उम्मी, आपको ज्यादा बोर तो नहीं किया इस अदील ने? नाजिया बेगम ने मेरी तरफ एक मानी खेज नजर डाली और ज़ारा के गाल थपथपा के बोले, नहीं बेटी, अदील ने मेरा बहुत ख्याल रखा। सच तो यह है कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरा दामाद इतना हमदर्द और समझदार है। ज़ारा ने मेरी तरफ देखकर फख्र से मुस्कुरा दिया। वो बेखबर थी कि उनकी गैर मौजूदगी में ख्याल रखने की तारीफ कितनी गहरी हो चुकी थी। इस दिन खाने की मेज पर फिजा पहले जैसी ही थी, मगर मेरे और नाजिया बेगम के दरमियान खामोश गुफ्तगू जारी थी, जो सिर्फ नजरों के जरिए हो रही थी। नाजिया बेगम के जाने का दिन आ गया। उनका सामान गाड़ी में रख दिया गया था। ज़ारा किचन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गई, तो मैं और नाजिया बेगम पोर्च में अकेले थे। उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे कोट का कॉलर ठीक किया। ये उनका वो अंदाज था जो अब मुझे अपना सा लगने लगा था। अपना ख्याल रखना अदील, और हाँ, ज़ारा को कभी ये एहसास न होने देना कि तुम में कोई तब्दीली आई है। इससे पहले से भी ज्यादा प्यार देना। अब कब वापस आएंगी? मैंने बेकरारी से पूछा। वो गाड़ी में बैठते हुए बोले, जब भी तुम्हें लगे कि जिंदगी बोझ बन रही है, मुझे याद कर लेना। मैं किसी ना किसी बहाने चली आऊंगी। आखिर माँ हूँ ज़ारा की, मेरा आना जाना तो लगा ही रहेगा। गाड़ी नजरों से ओझल हो गई, मगर उनकी खुशबू अब भी मेरे पोर्च में रची बसी थी। ज़ारा मेरे पास आए और मेरा हाथ थामकर बोले, अदील, उम्मी के आने से तुम खुश तो हो ना? देखो वो कितनी अच्छी हैं। मैंने ज़ारा को अपने करीब किया और दूर जाती सड़क को देखते हुए कहा, हाँ ज़ारा, तुम्हारी उम्मी ने मुझे जीना सिखा दिया है। वो वाकई बहुत अनोखी हैं। आज भी जब कभी बारिश होती है, संदल की खुशबू कहीं से आती है, मेरा ज़हन इसी रात के शहर में खो जाता है। हमने किसी का कुछ नहीं छीना, किसी का दिल नहीं दिखाया। बस तन्हाई के दो मुसाफिरों ने एक दूसरे को चंद लम्हों का सहारा दिया था। ये ऐसी कहानी है जिसका कोई उन्वान नहीं, बस एक एहसास है जो हमेशा मेरे दिल के किसी कोने में महफूज हो गया है। ये फर्जी कहानी है, किसी भी किस्म की मुमासलत महज इत्तेफाक है। वक्त अपनी रूह में बहता रहा।
अदील और ज़ारा की जिंदगी फिर से इसी सीधी लकीर पर चल पड़ी जैसे पहले चल रही थी, मगर अब इस लकीर के नीचे एक खफीफ सी लर्जिश थी जिसे सिर्फ अदील महसूस कर सकता था। दफ्तर से घर आते हुए चाय के वक्फों में, रात की तन्हाई में जब ज़ारा गहरी नींद सुई होती, इसके जहन के किसी गोशे में नाजिया बेगम का चेहरा, इनकी बातें, इनकी खुशबू एक मुबहम ख्वाब की तरह उभरती और मदूम होती रहती। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता कि ये एक गुजरा हुआ लम्हा था, बारिश की रात की एक सरगोशी, मगर दिल अपनी मंतिक अब तराशता था। ज़ारा बदस्तूर घरेलू थी, महब्बत करने वाली, मगर उनकी बातें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जाती थी, जबकि नाजिया बेगम ने अदील को अपनी ज़ात का वो दरवाज़ा दिखाया था जहां वो खुद कभी नहीं गया था। एक शाम जब वो दोनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे, ज़ारा ने बताया कि उम्मी का फ़ोन आया था, वो कुछ अरसे बाद दोबारा आने का सोच रही है। अदील के हाथ में पकड़ा कप लर्जा, मगर चेहरे पर जज्बात को काबू में रखा। ज़ारा खुश थी और बोली, उम्मी ने कहा कि इस बार वो कुछ ज्यादा दिन रहेंगी, और हाँ, पिछली बार की तरह अब की बार भी तुम्हें तंग नहीं करेंगी। अदील ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे दबी एक बेचैनी थी। वो नहीं जानता था कि इस मुलाकात में वो खुद को संभाल पाएगा या नहीं। दिन गुजरते गए और नाजिया बेगम के आने की तारीख करीब आती गई। अदील के अंदर एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ वो उन्हें देखने के लिए बेताब था, दूसरी तरफ उसे खौफ था कि यह ताल्लुक इस सुकून को छीन लेगा जो उन्होंने इसे दिया था, इसी चुपके से संभाले हुए राज को बखेर देगा। आखिर वो दिन आ ही गया। इस बार मौसम खुश्क था, न बारिश थी न संदल की महक, मगर जब नाजिया बेगम दरवाजे पर खड़ी हुई तो अदील को लगा जैसे हुआ में बिजलियां सी फूट पड़ी हूं। उन्होंने वही मखसूस शोखी और अपनायत भरी नजर से अदील को देखा और रस्मी सलाम दुआ के बाद ज़ारा को गिले लगा लिया। इस बार नाजिया बेगम के चेहरे पर एक अजीब किस्म का एतमाद था, जैसे वो जानती हूं कि जो बोया था वो काटने का वक्त करीब है। शाम होते ही घर का माहौल पहले जैसा हो गया। ज़ारा किचन में मसरूफ थी और नाजिया बेगम कमरे में अदील के पास बैठ गई। तुमने अपना ख्याल नहीं रखा अदील, उन्होंने माथे पर पड़ी लकीरों को पढ़ते हुए कहा। वही थकन, वही बोझ, क्या सिखाया था मैंने तुम्हें? अदील ने नजर झुकाकर कहा, बस जिंदगी की रूह है खाला। वो हल्के से मुस्कुराएं। खाला नहीं, नाम लेना सीखो। अभी तक इस एक जुमले ने सारा बंधन तोड़ दिया। दोनों के दरमियान वही खामोश गुफ्तगू शुरू हो गई जो अल्फाज की मोहताज नहीं थी। रात का खाना खाने के बाद ज़ारा जल्दी सो गई। उन्हें सुबह सवेरे किसी काम से जाना था। घर में फिर वही सन्नाटा फैल गया, मगर इस बार दोनों को इस तन्हाई का इंतजार था। अदील अपने कमरे में बैठा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नाजिया बेगम अंदर आईं। इनके हाथ में 2 कप कहवा था। रात भर जागने का इरादा है किया? लो, ये पियो, तुम्हारी पसंद का है। वो पलंग के किनारे बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता बातों का सिलसिला शुरू हुआ। जिंदगी की उलझनों, जज्बों की वीरानी और उन चाहतों का जो बेनाम रह जाती है। उन्होंने अदील का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो अदील, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच की एक खामोश हकीकत है। इसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखना हमारी जिम्मेदारी है, मगर अपने दिल को धोखा देना हमारी मजबूरी नहीं। इस रात ना तो बारिश थी ना बिजली की चमक, मगर फिजा में वही बरकी सी कैफियत थी। दोनों ने एक दूसरे के करीब बैठकर जिंदगी की बेरहमी और वक्त की तंग दामनी पर बातें की। नाजिया बेगम ने बताया कि वो आने वाले दिनों में शहर छोड़कर देहात में वाक़े अपने आबाई घर जाकर बसने का सोच रही हैं, क्योंकि अब इस शहर में उनका कोई काम नहीं। ये सुनकर अदील का चेहरा उतर गया। तुम परेशान मत हो, उन्होंने इसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। फासले जिस्म के होते हैं, रूह के नहीं। मगर हाँ, मैं चाहती हूं कि ये चंद दिन जो हमारे पास हैं, हम भरपूर तरीके से जी लें।
फिर न जाने जिंदगी कब मिले। अगले चंद रोज घर की फिजा बड़ी अजीब थी। ज़ारा की मौजूदगी में नाजिया बेगम और अदील एक दूसरे से रस्मी अंदाज में मिलते, मगर जब भी ज़ारा किसी काम से बाहर जाती, दोनों के दरमियान बातें, हंसी और वो गहरी अपनायत बेतकल्लुफ़ी से बह निकलती। अदील ने देखा कि नाजिया बेगम की सोहबत ने से सिर्फ एक पुरकशिश औरत ही नहीं दी, बल्कि एक ऐसी हमज़ुबान और हम दर्द रूदी है जो उसकी थकन को समझती है, उसकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होती है और उसे बताती है कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं। वो ज़ारा के साथ भी पहले से ज्यादा मोहब्बत और तवज्जो देने लगा, जैसे नाजिया बेगम की दी हुई नसीहत इसके दिल में उतर गई हो। ज़ारा इस तब्दीली पर हैरान भी थी और खुश भी, मगर उसे कभी शक न गुजरा कि इसकी माँ ही इसकी इज़्दिवाजी जिंदगी में बहार ला रही है। आखिरी शाम आई तो मौसम में फिर करवट ली, दूर कहीं बादलों की गरज सुनाई दी और धीमी धीमी बूंदें आने लगी। नाजिया बेगम ने अपना सामान बंधवा लिया था और सब लोग पोर्च में बैठे थे। ज़ारा कुछ जरूरी सामान लाने अंदर गई तो नाजिया बेगम ने अदील की तरफ देखकर कहा, क्या तुम वादा करोगे कि अब अपनी जिंदगी को बोझ नहीं समझोगे? अदील ने गर्दन हिला दी, मगर उसकी आंखों में नमी थी। मैंने तुम्हें वो रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर आदमी अपनी जात के अंदर भी खुश रह सकता है, उन्होंने धीरे से कहा। मेरे जाने के बाद इस रास्ते को मत छोड़ देना। ज़ारा से प्यार करना, मगर खुद से भी। जब गाड़ी का हार्न बजा और नाजिया बेगम जा रही थी, तो अदील ने खुद को उसी पोर्च में खड़ा पाया जहां बारिशों की वो पहली रात गुजरी थी। इस बार बारिश नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वो सारा समंदर था जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। इस वाक़ये को कई बरस गुजर गए। नाजिया बेगम अपने आबाई घर में सुकून से रह रही थी और कभी कभार खत फोन के जरिए खबरगिरी हो जाती। अदील और ज़ारा की जिंदगी में अब एक बच्चा था जिसकी मासूमियत ने घर को नई रोशनी से भर दिया था। अदील ने नाजिया बेगम का कहा मानकर अपने आप को बदला था। अब वो सिर्फ दफ्तर का रोबोट नहीं था, बल्कि वो शौहर और बाप था जिसके अंदर जज्बों की रवानी थी। मगर इसके बावजूद जब भी किसी शाम बारिश की बूंदें खिड़कियों पर दस्तक देती, किसी तकरीब में संदल की खुशबू किसी के बदन से फूटती, तो अदील की रूह में कोई पिंदा फड़फड़ाने लगता। वो जानता था कि उसने और नाजिया बेगम ने किसी का हक नहीं मारा था, बस अपनी तन्हाइयों को थोड़ी देर के लिए बांट लिया था। ये राज इसके सीने में इस तरह महफूज था जैसे कोई नायाब मोती सीप के अंदर छुपा रहता है। नजर किसी को नहीं आता, मगर उसकी चमक समंदर की गहराइयों को रोशन करती रहती है। और यूं जिंदगी के नाम रिश्तों में ये एक ऐसा बाब था जिसका कोई उन्वान न था, न कोई इख्तिताम, बस एक एहसास था जो वक्त की गर्द में कभी मद्धम नहीं हुआ। जिंदगी की गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अदील और ज़ारा का बेटा अभी 10 बरस का हुआ था, जिसका नाम उन्होंने ज़ायान रखा था। ज़ारा अब भी वैसी ही घरेलू और शफीक थी, मगर शौहर और बेटे की जिम्मेदारियों ने उनके दिन रात को मसरूफ कर दिया था। अदील पहले से ज्यादा संजीदा हो गया था, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी चमक कभी कभार ही उभरती जब कोई बूंद खिड़की पर दस्तक देती या किसी तकरीब में संदल की खुशबू से फिजा ममूर होती। जमाने बैठ गए थे। नाजिया बेगम देहात में वाक़े अपने आबाई मकान में मुकीम थी और कभी कभार ज़ारा उनसे मिलने चली जाती, मगर अदील शहर की मसरूफियात में उलझा रहता, शायद अपने दिल को बचाता। इस बीच एक खबर आई कि नाजिया बेगम कुछ अलील रहने लगी हैं। अब उनका तन्हा रहना मुश्किल है। ज़ारा ने कहा कि उन्हें शहर बलवा लेना चाहिए। अदील ने बगैर तअम्मुल के हामी भर ली, मगर उसकी रूह में एक लर्जिश भी दौड़ गई। आखिर वो दिन आ गया जब एक बार फिर वही दरवाज़ा खुला और नाजिया बेगम अंदर आए, मगर इस बार वो पहले जैसी चमकती दमकती नहीं थी। उम्र में उनके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थी, बाल चांदी की तरह सफ़ेद हो गए थे और कमर कुछ झुकी हुई थी। मगर जैसे ही उनकी नज़र अदील से मिली, इन आंखों में वही पुरानी शरारत और गहराई चमक उठी जिसे बरसों नहीं देखा गया था। उन्होंने रिवायती सलाम किया,
ज़ारा ने उन्हें गिले लगाया और घर फिर से गहमा गहम हो गया। अब घर में ज़ायान भी था, जिसने अपनी नानी को खुश कर दिया। नाजिया बेगम बच्चे के साथ खेलती, इसे कहानियां सुनाती और घर की फिजा में एक नई रूह फूंक दी। अदील देखता कि वो अब एक बुजुर्ग खातून का रूप धार चुकी है, मगर उसके लिए वो आज भी वही नाजिया थी जिसने उसे जिंदगी का दूसरा रुख दिखाया था। एक शाम जब ज़ारा ज़ायान को लेकर किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, अदील और नाजिया बेगम घर में अकेले रह गए। मौसम में फिर से करवट ली थी, हल्की हल्की बूंदें आने लगीं और बादलों की गरज से फिजा बोझल हो गई। नाजिया बेगम बरामदे में लगी कुर्सी पर बैठी बारिश को देख रही थी। अदील उनके पास जाकर खड़ा हो गया और बुजुर्ग होने के बावजूद उसकी मौजूदगी में एक पुराना सा जज्बा फड़फड़ाने लगा। अदील, नाजिया बेगम ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया ना। अदील ने इस बात में सर हिलाया। वो बोले, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो कुछ चीजें साथ नहीं ले जाऊंगी, मगर ये राज, ये एहसास, ये चंद लम्हे, ये सब मेरे सीने में दफन रहेंगे। मैं चाहती हूं कि तुम जान लो कि मैंने कभी इस रात पर पछतावा नहीं किया, क्योंकि इस रात ने मुझे भी जीना सिखाया था। अदील की आंखों में नमी आ गई। इस ने आहिस्ता से उनका लरसता हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, अपने मुझे भी जीना सिखाया नाजिया। मैं इस राज को अपना सबसे कीमती असासा समझ कर रखूंगा, मगर आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो मुस्कुराए, वही पुरसुकून और पुरमानी मुस्कुराहट, और फिर बारिश की बूंदें गिरने लगी। दिन महीनों में ढलते गए और नाजिया बेगम की तबीयत उतार चढ़ाव का शिकार रहने लगी। ज़ारा और अदील ने उन्हें अपने साथ ही रखा, और जब जब वो बीमार होती, अदील खुद उनकी तीमारदारी में मसरूफ हो जाता। ज़ारा इसे एक अच्छे दामाद का फ़र्ज समझती, और हकीकत में वो फ़र्ज ही था, मगर इस फ़र्ज की तह में एक ऐसी मोहब्बत छुपी थी जिसे अल्फाज का लिबादा नहीं पहनाया जा सकता था। जब नाजिया बेगम बिस्तर पर लेटी थकन महसूस करती, तो अदील के माथे पर हाथ रखकर कहती, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, मगर तुम जैसा बेगरज इंसान कम देखा है। ज़ारा सुनती तो उसे फख्र होता, मगर वो इस बेगर्जी की गहराई को नहीं समझती थी। ये वो मकाम था जहां रिश्तों की तमाम हदें धुंधला चुकी थी और सिर्फ दो रूहें बाकी थीं जो एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। एक सर्द शाम, जब बारिश अपने जोरों पर थी और घर के दरख्त झूम रहे थे, नाजिया बेगम ने अदील को अपने पास बुलाया। ज़ारा इस दिन अपनी सहेली के यहाँ गई थी और ज़ायान पढ़ाई में मसरूफ था। कमरे में मध्यम रोशनी थी और खिड़की से आती बूंदों की आवाज गोया कोई धुनें गा रही हो। नाजिया बेगम ने कमजोर आवाज में कहा, अदील, मुझे लगता है अब मेरे दिन पूरे हो रहे हैं, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। अदील ने घबराकर उनके करीब आन कर बैठा। ऐसा मत कहिए, अब ठीक हो जाएंगी। वो बोलती रही, मौत से नहीं डर लगता, बस डर है कि मेरा वो राज जो मैंने तुम्हें सौंपा था, क्या वो तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगा। अदील ने भीगी आंखों से कहा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, वो राज जिंदा रहेगा। आपका दिया हुआ सबक, आपका साथ, वो बारिश की रात, सब कुछ मेरे दिल में महफूज है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फिर आहिस्ता से इसका हाथ थामकर आंखें बंद कर ले। चंद दिन बाद नाजिया बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गई। घर में सोग छा गया। ज़ारा बहुत रोए और अदील ने खुद को संभाल कर सारे काम किए, मगर जब रात को तन्हाई में गया तो इसके आंसू थमने में नहीं आए। वो जान गया था कि इसकी जिंदगी का एक ऐसा बाब बंद हो गया है जिसका कोई दूसरा वरक नहीं था। नाजिया बेगम की गैर मौजूदगी में भी घर की फिजा में उनकी खुशबू बसी रही। ज़ारा अक्सर उनकी याद में आंसू बहाती और अदील उन्हें चुप कराने के बजाय खामोशी से उनके आंसू पोंछता। वो जानता था कि गम बांटने से हल्का नहीं होता, मगर इसे सहने की हिम्मत जरूर मिल जाती है। ज़ायान बड़ा हो रहा था और नानी की कहानियां उसे अब भी याद थी।
कभी कभी अदील उसे बताता कि तुम्हारी नानी के पास जिंदगी भर के तजुर्बे थे और वो खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगता। वो अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पालता रहा जो शायद मुआशरे की नज़रों में नाजायज ठहरता, मगर उसके अपने ज़मीर के नज़दीक वो पाकतर था, क्योंकि इसने कभी किसी का दिल नहीं दिखाया था, न ज़ारा को, न नाजिया बेगम को, बस तन्हाई की उन घड़ियों में एक दूसरे को सहारा दिया था। बरसों बाद जब ज़ायान जवानी की दहलीज पर खड़ा था, अदील ने इसे जिंदगी के बारे में नसीहतें की। इसने कहा, बेटा, कुछ रिश्ते नाम नहीं रखते, लेकिन वही रिश्ते इंसान को अंदर से जोड़े रखते हैं। कभी किसी के जज्बे को हकीर मत समझो और अपने राजों को इज्जत दो। ज़ायान ने बाप की बात सुनी, अगरचे वो उसकी पूरी गहराई ना समझ सका। जब कभी बारिश आती, अदील बरामदे में जाकर खड़ा हो जाता और आंखें बंद करके संदल की वो खुशबू महसूस करने की कोशिश करता जो अब शायद कहीं नहीं थी, मगर उसके दिल में उतर गई थी। वो जानता था कि जिंदगी की इस गुत्थी का कोई अंजाम नहीं, ये तो बस एक सफर था जो एक बारिश की रात शुरू हुआ और उसकी रूह में किसी चश्मे की तरह बहता रहा, बे आवाज, बेशक्ल, मगर हमेशा मौजूद।